हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने सारणिक में प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट पढ़ ली थी। आज उसको आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक रहेगा सारणिक के गुणधर्म। सारणिक के गुणधर्म। सारणिक का पहला गुणधर्म है यदि सारणिक के सभी पंक्तियों को अथवा स्तंभों को बदल दे तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई भी एक सारणिक है, यदि उस सारणिक के जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ में या स्तंभों को पंक्तियों के रूप में बदल दें तो उस सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लो हम एक सारणिक लें, एक सारणिक है, अवयव है 1 2 4 3 2 1 1 3 2। ये एक सारणिक है। अब इस सारणिक की जो ये पंक्तियां हैं, ये पंक्ति R1 कहलाती है, ये दूसरी पंक्ति R2 है, ये तीसरी पंक्ति R3 है। इसी प्रकार ये कॉलम है C1 पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम C2 और ये तीसरा कॉलम C3। तो इन पंक्तियों को यदि स्तंभ में बदल दे तो देखो 1 2 4, पहली पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया, दूसरी पंक्ति के स्तंभ में बदलेंगे 3 2 1 और तीसरी पंक्ति को बदलेंगे 1 3 2। ये प्राप्त हो गई। तो इन दोनों सारणिकों के मान पर इसका जो मान आएगा ना, वही मान इसका प्राप्त होगा। मतलब इसका मान नहीं बदला है। मान निकाल कर देख लो। जैसे इसका निकाल रहे हैं पहले 1, मान कैसे निकालते हैं? अब इसका उपसारणिक 2 3 1 2 -2, प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार कर रहे हैं। इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे, 3 1 1 2 +4 3 2 1 3। मान निकालना आपने पहले सीख लिया है। इसको हल करेंगे 4 -3 -2 6 -1 +4 9 -2। तो ये आ जाएगा 1 × 1 -2 × कितने बच गए? 5 बच गए, +4 कितने बच गए? 7 बच गए। तो ये हो जाएगा 1 -10 +28 कितने बच गए? +18 19। ठीक है। अब यहां पर देखो आपने पंक्तियों को स्तंभ के रूप में बदल दिया सभी को। अब इसका मान निकालो। इसका भी प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर। तो इसका मान आएगा 1 2 1 3 -3 और यह बच जाएगा 2 3 4 2 +1 और ये बच जाएगा 2 2 4 1। और जब इसको हल करेंगे 1, ये हो जाएगा 4 -3 -3, ये आ जाएगा 2 4 -12 +1 और ये हो जाएगा 2 -8। ये आ गया। तो ये आ जाएगा 1 × 1 -3 गुणा माइनस के कितने बच गए? 8 +1 गुणा माइनस के कितने बच गए? 6। तो ये आ गया 1 +24 और ये -6, प्लस के कितने हो गए? 25 -6 कितने बच गए? 19। बात समझ में आ गई ना? दोनों का मान वही है। तो सारणी का पहला गुणधर्म है यदि सारणी के सभी पंक्तियों को और स्तंभों को, चाहे वो पंक्तियों को बदल लो चाहे फिर स्तंभों को, सभी को बदलने पर सारणी का जो मान है उस मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। अब इसका दूसरा गुणधर्म,
दूसरा गुणधर्म है इसका, यदि सारणिक के किन्हीं या कोई दो पंक्तियों को अथवा दो स्तंभों को, कोष्टक में लिख देते हैं, स्तंभों को, दो पंक्तियों को अथवा स्तंभों को परस्पर बदल दे तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही होगा, संख्यात्मक मान वही होगा, लेकिन क्या, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, कोई भी सारणिक है उसकी या तो दो पंक्तियों को आपस में बदल दो या फिर दो स्तंभों को आपस में बदल दो। जब ऐसा करेंगे तो उस सारणी का संख्यात्मक मान तो वही होगा, लेकिन क्या होगा, उसका जो चिन्ह है मान का वो चिन्ह बदल जाएगा। जैसे कोई भी सारणिक लेते हैं 2 3 1 3 1 2 1 2 3, ये एक सारणिक है। ठीक है, इस सारणी में दो पंक्तियों को बदल दो, R1 को और R2 को आपस में बदल रही है, R1 R2 को बदल रही है, तो नई सारणी क्या आएगी, 3 1 2। R2 को पहले लिख देंगे R1 की जगह और R2 की जगह R1 को लिख देंगे 2 3 1। दोनों जो पंक्तियां थी उनको आपस में बदल दिया, तीसरा ये रहेगा 1 2 3। अब इसका मान और इसका मान संख्यात्मक मान तो वही आएगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। जैसे इसका मान निकालेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 2 1 2 2 3 -3 और ये आ जाएगा 3 2 1 3 +1 3 1 1 2। तो ये बन जाएगा 3 -4 -3 9 -2 +1 6 -1, ये हो जाएगा। और ये आ जाएगा 2 -1 -3 7 +1 5, ये आ जाएगा -2 -21 +5, माइनस के कितने हो गए 23 +5, माइनस के कितने बच गए 18, ये आ गया। अब इसका मान निकालो वही प्रथम पंक्ति के अनुदिश, तो ये आ जाएगा 3 3 1 2 3 -1 2 1 1 3 +2 और ये आ जाएगा 2 3 1 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 9 -2 -1 6 -1 +2 4 -3 3 7 -1 5 +2 1 21 -5 +2 और ये बन गया 23 -5, किसका आ गया +18 आ गया। यहाँ पर किसका था -18 और यहाँ पर किसका है +18, यानी क्या बदल गया, चिन्ह बदल गया, संख्यात्मक मान वही है। कब, जब किसी सारणिक में दोनों पंक्तियों को आपस में बदल दें या फिर दोनों स्तंभों को। इसमें हम ये भी कर सकते थे, जैसे मान लो ये C1 स्तंभ है, ये C2 है, इनको आपस में बदल दो 3 1 2, भाई जो दूसरा स्तंभ था उसको पहले लिख दिया और पहले वाला दूसरे इसकी स्थान था और तीसरा ऐसे रह गया, ये बन गया। तो इसका और इसका संख्यात्मक मान तो वही रहेगा, चिन्ह बदल जाएगा। बात समझ में आ गई ना, यानी दो पंक्तियों को या फिर दो स्तंभों को आपस में बदलने पर उस सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। और जो पहला गुणधर्म है उसमें क्या था, उसमें सभी पंक्तियां और या फिर सभी स्तंभों को यदि हम बदलते हैं तब सारणी का मान नहीं बदलता है, उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आ गई बात समझ में? गुणधर्म 3 है यदि, गुणधर्म 3 है यदि एक सारणी की
कोई दो पंक्तियों अथवा स्तंभों के संगत अवयव समान है तो सारणिक का मान शून्य होगा। ठीक है, जैसे ये एक सारणिक है, इस सारणिक में देखो एक तो C1 पहला स्तंभ और एक C3 तीसरा स्तंभ, जो संगत अवयव है 1 1 2 2 3 3 समान है ना, तो इस सारणिक का मान क्या आएगा 0। पंक्ति भी समान हो सकती है, जैसे मान लो 1 4 1 2 3 2 1 4 1, कोई सी भी दो पंक्ति, यहाँ पर ये दोनों R1 और R3 समान है ना, तो इसका भी मान क्या होगा 0 ही होगा। कोई भी दो पंक्ति हो चाहे वो स्तंभ हो, उनके यदि संगत अवयव समान है तो सारणिक का मान क्या आएगा 0 आएगा। इसका मान निकाल रहे हैं पहली पंक्ति के यानी R1 के अनुदिश इसका प्रसार कर रहे हैं, तो क्या आएगा भाई 1 3 2 2 3 माइनस 4 2 2 3 3 प्लस 1 और ये आ जाएगा 2 3 3 2। ठीक है, इसको हल करेंगे 1 ये हो गया 9 माइनस 4 6 माइनस 6 प्लस 1 4 माइनस, यहाँ पर 1 गुणा 5 बच गया माइनस 4 ये 0 हो गया प्लस 1 माइनस 5 हो गया, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 0 माइनस 5 माइनस 5 कितना आ गया 0। सारणिक का मान कितना आ गया 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दो स्तंभ है C1 और C3 पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ उसके जो संगत अवयव है वो समान है, इसलिए इस सारणी का मान क्या है 0 है। आ गई बात समझ में। अगला गुणधर्म है गुणधर्म 4 है यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति अथवा स्तंभ को अचर संख्या, और इस अचर संख्या को मान लेते हैं कि अचर संख्या k से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक का मान k गुणा हो जाता है। जैसे मान लो एक सारणिक है, ये एक सारणिक है, ठीक है। इस सारणिक में किसी भी एक पंक्ति को या फिर किसी भी एक स्तंभ को एक अचर संख्या से गुणा कर दो। जैसे मान लो R1 को गुणा कर रहे हैं 3 से, ठीक है, तो क्या आएगा भाई 3 3 6 3 2 1 4 2 2 ये आएगा ना। केवल अचर से गुणा जब R1 को कर रहे हैं ना, तो R1 के जो अवयव है वो ही इस अचर से गुणा होंगे, प्रत्येक अवयव गुणा नहीं होगा। जब हमने मैट्रिक्स पढ़ी थी तो मैट्रिक्स में प्रत्येक संख्या में हमने कॉमन लिया था, और यदि बाहर अचर संख्या से गुणा भी किया था तो प्रत्येक पद को गुणा किया था। लेकिन सारणिक में क्या होगा, सारणिक में किसी एक पंक्ति में से या फिर किसी एक स्तंभ में से कॉमन निकलता है, और गुणा करेंगे तो भी वही, जैसे R1 को गुणा करेंगे तो केवल R1 के ही अवयव गुणा होंगे। अब इस सारणी का जो भी मान निकलेगा, जैसे मान लो निकाल कर देखिए इसका मान, तो क्या आएगा 2
2 1 2 -1 और ये आ जाएगा 3 1 4 2 प्लस 2 3 2 4 2। तो ये मान बन जाएगा 4 - 2 -1 6 - 4 प्लस 2 6 - 8। ये आ जाएगा 2 2 -2। ये आ गया। तो ये आ जाएगा 2 - 2 -4 कितने आ गए -4। ये आ गया ना। तो यहाँ पर देखो आपने किससे गुणा किया था 3 से गुणा किया था ना। तो इस सारणी का जो मान निकलेगा वो इस संख्या का 3 गुना आएगा, मतलब -12 आएगी। बात समझ में आ गई ना। कोई भी सारणी का जो भी मान है ये मान निकालना आपने पहले सीख लिया है। यहाँ पर सारणी के किसी एक पंक्ति या किसी स्तंभ को जब एक अचर संख्या से गुणा करते हैं तो सारणी का जो मान है वो भी उतना ही गुना ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, कर सकते हो ना। अगला है इसी गुणक्रम से यदि आप मान लो कोई सारणिक है डेल बराबर एक सारणिक 2 2 4 4 6 8 10 12 14। जैसे मान लो ये एक सारणिक है। अब इस सारणिक में यदि हम 2 कॉमन लेना चाहें, देखो C1 में भी 2 कॉमन है, C2 में भी 2 कॉमन है, C3 में भी 2 कॉमन है, सभी में कॉमन है ना। या फिर हम R1 की बात करें, R2 की बात करें या R3 की बात करें, तब भी वही 2 संख्या कॉमन है। एक चीज में निकाल दो यहाँ, चाहे R1 में निकालो चाहे R2 में। R1 में निकालोगे 2 कॉमन, तो देखना ध्यान से देखना, ये तो कॉमन हो गया, लेकिन इसमें 4 6 8 ये रहेगा। यदि आप इसमें भी बाहर निकालते हो 2 को, तो 2 इंटू 2 और बाहर निकलेगा, तब ये बनेगा 2 3 4। और यदि इसमें भी बाहर निकालते हो 2, तो 1 2 और बाहर निकल जाएगा और ये 5 6 7। इस प्रकार 3 2 बाहर निकलेंगे। ठीक है, ऐसा ही आप कॉलम में कर सकते हो। पहले कॉलम में 2 बाहर निकालोगे, दूसरे में 2 बाहर निकालोगे, तीसरे में 2 बाहर निकालोगे, तो यहाँ पर तो क्या बचेगा 1 2 5, यहाँ पर 1 3 6 और यहाँ पर 2 4 7। बात समझ में आ गई। मतलब कहने का ये है कि जो मैट्रिक्स है ना उसमें तो आप जो भी कॉमन लेते हो वो प्रत्येक अवयव में से लेते हो। ठीक है, या फिर किसी अचर से गुणा करते हो तो मैट्रिक्स के जितने भी अवयव है उसमें वो अवयव उस अचर से गुणा होते हैं। लेकिन सारणिक में या तो किसी एक पंक्ति या फिर किसी एक स्तंभ से ही वो अचर संख्या गुणा होती है। और यदि कॉमन भी निकालते हो तो एक पंक्ति में अथवा एक स्तंभ में से कॉमन बाहर निकलता है। बात समझ में आ गई। ये था गुणक्रम 4। अगला है गुणक्रम 5। गुणक्रम 5 है यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को 2 या अधिक सारणिकों को योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मान लो एक सारणी है A1 प्लस K या K1, A2 प्लस K2, A3 प्लस K3, इसी प्रकार B1 B2 B3 C1 C2 C3। जैसे ये एक सारणिक है तो इसमें देखो जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में एक ये जुड़ रहा है K1 K2 K3 जुड़ रहा है नहीं, एक पंक्ति या फिर स्तंभ में। स्तंभ का मतलब अगर इसको हम ये लें A1 A2 A3 और यहाँ पर जोड़ दें K1 B1 प्लस K2 C1 प्लस K3, इस प्रकार जोड़ दें B2 B3 C2 C3। यहाँ पर देखो यहाँ पर तो पंक्ति में जुड़ रहा है और यहाँ पर किस में जुड़ रहा है, स्तंभ में। ठीक है,
तब तब क्या होगा, योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणिक को दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस सारणी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। एक सारणी तो ये प्लस दूसरी सारणी, पहली पंक्ति में जुड़ रहे हैं k1 k2 k3, तो पहली पंक्ति को हम लिखेंगे k1 k2 k3, शेष ऐसे कैसे रह जाएगा, b1 b2 b3 c1 c2 c3। बात समझ में आ गई कि एक पंक्ति में यदि दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तब हम उस सारणिक को दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पहले जो पंक्ति थी उसमें k1 k2 k3 जुड़ रहा है, तो इसको अलग अलग दो सारणियों के योग के रूप में लिखते हैं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो स्तंभ में, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको ये लिख सकते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये तो हो गई एक सारणी प्लस, अब दूसरा क्या किसमें था, ये स्तंभ में, तो ये स्तंभ आ जाएगा k1 k2 k3, शेष ऐसे कैसे a2 b2 c2 a3 b3 c3। इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। मतलब इस सारणिक का मान और इनका मान वो ही आएगा। बात समझ में आ गई ना। तो गुणक्रम 5 है, यदि एक सारणी की एक पंक्ति या अथवा स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणिक को दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आ गई बात समझ में। इसके बाद में है गुणक्रम 6। अगला गुणक्रम है गुणक्रम 6, यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान नहीं बदलता। उदाहरण देखेंगे इसका, समझ में आ जाएगा। मान लो ये सारणी है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये एक सारणी है बराबर। अब ये क्या कह रहा है, किसी भी पंक्ति को या फिर स्तंभ में, यहां पर हम पहले पंक्ति की बात कर रहे हैं, किसी भी पंक्ति में दूसरी पंक्ति, चाहे वो दूसरी हो चाहे तीसरी, दूसरी पंक्ति या फिर कोई स्तंभ है, उसके संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए। समान गुणज क्या होंगे, जैसे मान लो R1 में जोड़ रही है किसको, संगत अवयवों के समान गुणज के R3, इसको जोड़ रहे हैं। मतलब जो R1 पंक्ति है उस R1 पंक्ति में परिवर्तन कर रहे हैं, और वो परिवर्तन क्या कर रहे हैं, R1 में जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं, ये जो R3 है ना, इसके प्रत्येक अवयव को कैसे गुणा करके जोड़ रहे हैं। बात समझ में आ गई ना। यहाँ पर जो R3 है उसको एक समान गुणज हो गया है, के क्या है, समान गुणज, इससे गुणा करके जोड़ रहे हैं। तो देखो del 1 जो प्राप्त होगा वो क्या आएगा, a1 प्लस kr3 इस kc1 a2 प्लस kc2 a3 प्लस kc3। यहाँ पर देखो जो तीसरी पंक्ति थी, तीसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को एक अचर से गुणा करके R1 में जोड़ दिया। तो इस संक्रिया को हम इससे व्यक्त करेंगे, इस प्रकार लिखेंगे कि R1 में परिवर्तन किया है R1 प्लस kr3, बाकी ऐसे जैसे B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये जो परिवर्तन किया है यहाँ पर आपने R1 में किया है, इसी प्रकार स्तंभ में भी कर सकते हैं। R का मतलब पंक्ति में किया है, यही परिवर्तन किस में कर सकते हैं, स्तंभ में। तब
सारणिक का मान नहीं बदलता, इस सारणिक का और इस सारणिक का मान वही रहेगा। ये क्या है, डेल है, इसको हल करके देखो यही मान आएगा। कैसे आएगा, डेल 1 बराबर, देखो अभी आपने गुणधर्म 5 में पढ़ा है, गुणधर्म 5 में क्या पढ़ा था कि यदि योग के रूप में इस प्रकार हो तो अलग अलग लिख सकते हैं ना, तो क्या लिख सकते हैं उसको, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये हो गया। प्लस क्या लिखेंगे इसको, kc1 kc2 kc3 और b1 b2 b3 c1 c2 c3। यहां तक समझ में आ गया। और गुणधर्म 4 में क्या पढ़ा था आपने कि यहां पर यदि एक अचर संख्या कॉमन आ रही है किसी भी एक स्तंभ में तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो यहां पर पहली पंक्ति में आ रही है क्या, k कॉमन आ रहा है, इसलिए k को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। आ गई बात समझ में। अब हमने गुणधर्म 3 पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसमें कि यदि दो पंक्ति या फिर दो स्तंभ समान है उसके अवयव तो उसका मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पर देखो r1 का और r3 का मान कितना हो गया, 0 गया ना, तो इस सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0। तो बच गया क्या, डेल 1 बराबर a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। और ये जो सारणी प्राप्त हुई है ये कौन सी है, डेल 1 बराबर डेल प्राप्त हुई है। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ गुणधर्म 6 से कि कोई भी सारणिक है उस सारणिक में या तो किसी पंक्ति को या फिर किसी स्तंभ को किसी समान गुणज से गुणा करके जोड़े या फिर घटाएं तो उस सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। आ गई बात समझ में। अगला गुणधर्म है गुणधर्म 7। यदि किसी सारणिक में x के बहुपद हो और x के स्थान पर a रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाए तो x माइनस a सारणिक के मान का एक गुणनखंड होता है। जैसे मान लो एक सारणिक है डेल बराबर 1x x स्क्वायर 1 2 4 1 3 9, ये है भाई एक सारणी। अब इसमें यदि इस x की जगह 2 रख दे तो डेल बराबर क्या बनेगा भाई, 1 2, x की जगह 2 रख रहे हैं 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। और ये 1 2 4 1 3 9। और यहाँ पर देखो r1 और r2 दोनों पंक्तियों के जो संगत अवयव है वो क्या है, सारे समान है, इसलिए इस सारणी का मान क्या हो गया, 0 हो गया। गुणधर्म हमने पढ़ा है, बात समझ में आ गई ना। तो x बराबर 2 रखने पर इस सारणी का मान कितना आ गया, 0। इसलिए x माइनस 2 है ना, ये x माइनस 2, ये x माइनस 2 इस सारणिक का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार यदि जैसे मान लो x बराबर 3 रखें तो 3 से डेल बराबर क्या बनेगा, 1 3 3 का वर्ग लो, 1 2 4 1 3 9। और यहाँ पर देखो r1 और r3 के संगत अवयव क्या है, बराबर है, 1 1 3 3 9 9। तो इस सारणी का मान भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो x बराबर 3 रखने पर भी 0 हो रहा है, इसका मतलब x माइनस 3 क्या हुआ, इस सारणी का एक गुणनखंड है। तो इसका x माइनस 2 और x माइनस 3 एक क्या है, गुणनखंड है। और x माइनस 2 और x माइनस 3 ये जो सारणिक है इस सारणिक के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। तो सारणिक में कोई भी x एक बहुपद के रूप में है, बहुपद है, और x के स्थान पर कोई मान रखने पर यदि सारणिक का मान 0 हो जाता है, x के स्थान पर कोई मान जैसे मान लो a रखने पर इसका मान 0 हो रहा है, तो x माइनस a है वो इस सारणिक का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर ये सारणिक है, इसमें यदि x की जगह 2 रख दें तब भी इसका मान 0 हो रहा है, और इसमें यदि x की जगह 3 रख दें तब भी इसका मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसलिए ये जो सारणिक है इसका गुणनखंड एक तो x माइनस 2 है और एक इसका गुणनखंड x माइनस 3 है। बात समझ में आ गई। अगला उदाहरण गुणधर्म है गुणधर्म 8। गुणधर्म 8 है, यदि
एक सारणिक में किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव 0 है तो सारणिक का मान 0 होगा, का मान 0 होगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी डेल बराबर एक सारणिक है 0 0 0 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर देखो R1 जो है पहली जो पंक्ति है उसके प्रत्येक अवयव क्या है 0 है, तो इस सारणी का मान क्या होगा 0 होगा। या फिर कोई स्तंभ है जैसे मान 0 0 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखो पहला जो स्तंभ है वो क्या है, प्रत्येक अवयव क्या है 0। किसी भी पंक्ति के प्रत्येक अवयव यदि 0 है तो फिर उस सारणी का मान भी क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। ये था आपका गुणधर्म R। तो प्यारे विद्यार्थियों